नई बोतल में पुरानी शराब की जो कहावत है वही दिख रही है। पिछले कई वर्षों से शांति बनाए। अगर कोई उदाहरण देना था तो किसी और चीज का देते। महोदय, बिहार में तो शराब बंदी है। यहाँ बोतल नई हो, पुरानी हो, बीच की हो, जमीन के अंदर वाली हो, शराब का उसमें भी उस सदन में शराब का जिक्र जिसमें उसके खिलाफ कानून बना है। बिहार में 2026-27 का यह वित्त बजट पेश किया गया और पूरे धमाके के साथ ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत बड़ा बजट, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन बजट को देख के लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब की जो कहावत है वही दिख रही है। पिछले कई वर्षों से शांति बनाए। वही बातें बार बार रिपीट की जा रही है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी वही बातें, और ऐसा लग रहा है कि कोई नया इनिशिएटिव लेने का इरादा सरकार का नहीं है। बिहार में 2,40,000 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया गया, जिसमें वरिष्ठ सदस्य, अगर कोई उदाहरण देना था तो किसी और चीज का देते। महोदय, बिहार में तो शराब बंदी है। यहाँ बोतल नई हो, पुरानी हो, बीच की हो, जमीन के अंदर वाली हो, शराब का उसमें भी उस सदन में शराब का जिक्र जिसमें उसके खिलाफ कानून बना है। हम सभी सदस्यों ने उसके खिलाफ शपथ खाई है। तो इसलिए कोई दूसरा उदाहरण देते तो अच्छा रहता। शराब को बाकी जगह जो चोरी छिपे करते हैं, कभी पकड़ा जाते हैं तो जेल भी चले जाते हैं, उन लोगों तक छोड़ दीजिए। सदन में उसका जिक्र न करें महोदय, हम लोग तो अच्छा है। महोदय, मेरे भाषण में यह समय नहीं जोड़ा जाएगा महोदय। धन्यवाद महोदय। सरकार ने 3 लाख से 3.47 लाख करोड़ के बजट को पेश किया और बार बार ये कहा जा रहा है कि 2005 में ये बजट था। 2005 में 24,000 करोड़ का बजट था और 2006-07 में 29,000 करोड़ का बजट था। इनको यदि तुलना करना है तो अपने ही कार्यकाल के 2006-07 के बजट साइज से इसकी तुलना कर लें, और उसके कई कारण हैं। वर्ल्ड बैंक का दरवाजा उस समय नहीं खुला था। जब खुला तब पूरे देश के राज्यों का बजट बनने लगा। और यह शर्मनाक बात यह है कि बिहार का जो अपना आय है, इनकम रेवेन्यू, वो बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं हो रही है। केंद्र पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि इस बजट में यहां से लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय बजट का ही जिक्र ज्यादा है। तो ऐसा लगता है कि इस निर्भरता को कम करना बहुत जरूरी है। केंद्र की सरकार की जो पॉलिसी यदि बदलेगी तो फिर बिहार के आर्थिक नक्शा भी बदलने की संभावना दिख रही है। और इस बजट में कुछ बुनियादी कमियां, जिसको स्ट्रक्चरल गैप कहते हैं, जो विकास के रफ्तार को घटाता है इस बजट में। और वो जमाना था, जिस जमाने की बात करते हैं, 2005 में सोना का मूल्य 5 से 7 10 ग्राम था। आज सोना का मूल्य 1,75,000 पर 10 ग्राम है। ये इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति भी एक बड़ा कारण है। लेकिन इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए और इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे 24,000 करोड़ का बजट किसी अक्षमता का प्रतीक है, तो फिर यदि वो अक्षमता का प्रतीक है तो 29,000 करोड़ का भी बजट 2006-07 में जो पेश किया गया वह भी सरकार की अक्षमता का प्रतीक है। महोदय, आज प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो राष्ट्रीय औसत है 2,12,000 रुपए प्रति व्यक्ति, और बिहार का औसत आय क्या है? 76,490 रुपए अधिकतम। और टोटल बजट, मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि इन्फ्लेशन रेट, आप सोने के भाव से तुलना कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट टोटल बजट का, बिहार का जो रेवेन्यू है वह लगभग 31% है पूरे बजट का, जो कि स्टैंडर्ड है कि 40 to 50%, 40 से 50% इंटरनल रेवेन्यू होना चाहिए, तब स्वस्थ, आर्थिक रूप से स्वस्थ राज्य की श्रेणी में वो आ सकता है। महोदय, जीएसडीपी रेशियो जो 33 से 35% के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, जबकि एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से
इससे 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, और इससे बिहार का क्रेडिट रेटिंग घटेगा और भविष्य में इसको ऋण लेने में बहुत परेशानी होगी। आज जितना का बजट है लगभग उतना ही का ऋण भी बिहार के ऊपर है, और यह ऋण लगभग 24,000 करोड़ रुपया, मुझे याद है लगभग 24,000 करोड़ रुपया इस बजट में सिर्फ ऋण का, पुराने ऋण का ब्याज दिखाया गया है। तो जो विकास का बाकी पहलू है, योजना मद में जो आना चाहिए, ऐसा लगता है कि उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि जो स्थापना बजट, स्थापना खर्च है, या फिर जो स्थापना प्रतिबद्धता व्यय, स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय 64.86% है। यह एक आवश्यक चीज है, इसकी बात समझ में आ रही है, लेकिन मात्र 35.14% जो दिखलाया गया है बाकी क्षेत्र में, तो यह विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। बजट में केंद्रीय निर्भरता 1,15,000 करोड़ का सहायता, केंद्रीय सहायता और विभिन्न माध्यमों से बिहार को लेना पड़ रहा है। आप जान सकते हैं महोदय कि इतने समय में समय बदला, फेज बदला, इकोनॉमी बदली, इकोनॉमिक डायनेमिक्स जो देश और दुनिया का है उसके हिसाब से बिहार को सहायता मिलने लगी। पहले बिहार को सहायता नहीं मिलती थी या कम मिलती थी, और उसके कोई एक कारण नहीं है। मैं बता सकता हूं कि बिहार के रियल ग्रोथ के लिए, जहां पर एक इसको कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है, और जबकि बिहार को प्रोडक्शन इकोनॉमी की आवश्यकता है। बिहार में उद्योग न के बराबर हैं, और खास तौर से जो कृषि उत्पाद हैं, किसान बहुत मेहनत करके उत्पादन जब बढ़ाते हैं तो उनको मूल्य नहीं मिल पाता। मूल्य क्यों नहीं मिल पाता? सरकार का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं है। आप फॉरवर्ड लिंकेज जो होना चाहिए, बिहार के उत्पादों में मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग देश विदेश या बिहार से बाहर हो, तभी बिहार का पैसा बिहार के अंदर आएगा, और तब आप एक अच्छे इकोनॉमी, स्वस्थ इकोनॉमी की कल्पना कर सकते हैं और बिहार के लिए एक अच्छा बजट पेश कर सकते हैं। 70 से 75 बिहार का बजट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से बिहार की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक सिर्फ सरकार कोई व्यापारी नहीं है। सरकार जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आमंत्रित नहीं करेगी तब तक, या फिर उसको स्थापित नहीं करेगी, तब तक बिहार का इकोनॉमी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। पहले के दिनों के बारे में कहते थे कि जंगल राज है, इसीलिए इन्वेस्टर नहीं आते थे। आज कौन सा राज है जो इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं? आज है क्या? आज पूरे बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार, सीरियल किलिंग की तरह सीरियल रेप हो रहा है, और फिर भी सरकार का दावा है कि बिहार में सब कुछ अच्छा है, सुशासन है और जीरो टॉलरेंस है। यह पूरी दुनिया और देश देख रहा है कि क्या है। महोदय, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पर्यावरण के मामले में पटना और हाजीपुर कभी देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर हुआ, मैंने रिकॉर्ड में है। लेकिन सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है उसके प्रति? वृक्षारोपण एक इनिशिएटिव है जो पिछले दिनों चला, लेकिन जो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, या जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो इतना भी इंडस्ट्री है, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन तमाम चीजों से जो पॉल्यूशन डेवलप हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार के पास क्या कोई आंकड़ा है कि इस पॉल्यूशन के बढ़ने से बीमारियों में कितना इजाफा हुआ, कितनी बीमारियां, यहाँ के जो मेडिकल वेस्ट हैं उनका भी प्रबंधन माकूल नहीं है। ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, जहां तहां जो मेडिकल वेस्ट है उसको देकर बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महोदय, अपराध के ग्राफ के बारे में लोग नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड को यदि देखें तो ऐसा लगता है कि यह जंगल राज नहीं, महाजंगल राज हो गया। लेकिन सरकार का बिल्कुल ध्यान उन चीजों पर नहीं है। महोदय, दरभंगा में घटना घटी, मालूम भी नहीं एफआरएमबी के साथ क्या हुआ? शांति बनाए, शांति बनाए।
महोदय, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, जो कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य नहीं, इसे कृषि राज्य कर सकते हैं। जहां उद्योग है ही नहीं, जहां की इकोनॉमी, जहां का अर्थतंत्र पूरी तरह कृषि पर आधारित है, उसे हम कृषि प्रधान नहीं, कृषि राज्य कर सकते हैं। और कृषि राज्य का ये हाल है कि यहाँ की उत्पादकता उपजाने के मामले में बहुत है, लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट को ले जाकर हरियाणा और पंजाब में लोग वैल्यू एडिशन करते हैं। यहाँ का मक्का हो, यहाँ का तिलहन दलहन हो, और यहाँ की जो गेहूं और विभिन्न तरह की जो फसल हैं, यहाँ के मधु को ले जाकर वहाँ प्रोसेस करके और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं 10 गुने दाम में, 5 गुने दाम में। लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिल पा रहा। बिहार में जो इन्वेस्टमेंट है, सरकारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उसको कह सकते हैं। सरकार ने वादा किया था कि यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण होगा, लेकिन उद्योगपति आते हैं, आप इन्वेस्टर्स मीटिंग बुलाते हैं, बहुत पैसा सरकार का खर्च होता है, यहाँ से मंत्री जाते हैं बाहर, वहां भी बुलाते हैं, और सब कुछ करने के बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो उसके कारणों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। जितना इन्वेस्टमेंट हुआ कैंपेन में, उसका रिटर्न आपको क्या आया। बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जब तक नहीं होगा, तब तक यहाँ के ग्रोथ, जो माकूल ग्रोथ होना चाहिए, हम कितने इंडिकेटर्स हैं जिस मामले में हम फिसड्डी साबित हो रहे हैं, और बिहार उन इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पर सबसे पिछले पैदान पर खड़ा है। लेकिन सरकार बजटें पेश करती है और 3-3, 4-4 अनुपूरक बजट लाती है। बजट भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत सीरियसनेस के साथ बनाया जा रहा है। बजट तो अनुमान है, 10-5% का डेविएशन हो सकता है, लेकिन 40% एडिशनल फाइनेंस के लिए फंड सरकार 3 बार बजट लाती है। क्या हो गया बजट बनाने वाले ग्रुप का? क्या आप उसमें एक्सपर्ट नहीं रखते, या फिर कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं आता, और ऐसा लगता है कि किसी तरह कुछ भी लिख दो, जल्दी जल्दी 2 रात में बजट तैयार करके पेश कर दो। इन चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे ही चलता रहेगा। और जो मूल समस्याएं हैं बिहार में, बेरोजगारी, जब उद्योग नहीं लगेंगे तो बेरोजगारी रहेगी, और बिहार बेरोजगारी मुंह बाए हुए है। आप कोई भी तुलना कर लें, पहले की अपेक्षा बेरोजगारी बढ़ी है, और लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। भाषण समाप्त करें महोदय, ये तमाम तरह की समस्याएं हैं महोदय। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। यह एक ऐसा सम्मानित पद है जो इसकी तुलना आप लोकसभा के में जो पद है उससे कर सकते हैं। जब मनमोहन सिंह जी बोलते थे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी विपक्ष के नेता थे। जब लाल कृष्ण आडवाणी उस बीच में खड़े होते थे तो मनमोहन सिंह बैठ जाते थे। और यहाँ पर जो वातावरण है वैसा, महोदय मेरी बात सुनिए महोदय, लेकिन यहाँ पर सदन का वातावरण महोदय कल ये सभी माननीय सदस्यों की, ये माननीय सदस्यों की भी गरिमा से जुड़ा हुआ है। कल कोई भी व्यक्ति उस पद पर बैठ सकता है। तो सदन में जो एक आचार संहिता, व्यवहार संहिता होनी चाहिए, उसको निर्धारित किया जाना चाहिए महोदय। हमारा व्यक्तिगत संबंध हो सकता है किसी से, हम बंद कमरे में बात कर सकते हैं, हम उसे बेटा बेटी सब कुछ बुला सकते हैं, लेकिन सदन में इस तरह के व्यवहार को कंडेम करते हैं। और पूरा मुझे लगता है कि यदि कोई कभी भी उस पक्ष में जा सकता है, कभी भी इस पक्ष में आ सकता है, लेकिन यदि ये गरिमा बरकरार रही तो मैं समझता हूं कि पूरे बिहार के लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि हमारा सदन सुचारू रूप से, संगठित रूप से और डिसिप्लिन के साथ और व्यवहार संहिता के साथ चल रहा है। महोदय, माननीय सदस्य, अब अपना आसन ग्रहण करें। मैं इस बात के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं कि जो भी सुझाव बताए गए हैं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में और बिहार के विकास के क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि सरकार उसको संज्ञान में लेगी।